नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो टू द पॉइंट में आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इस टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के एंड में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग से हर एक एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 1930 से शुरुआत करते हैं, 1930 से शुरुआत करते हैं। 1930 में स्वतंत्रता दिवस के पालन के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका प्रारंभ जो है गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। करीब 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के करीब 78 अन्य सदस्यों ने दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा स्टार्ट की। 6 मार्च 1930 की बात है, 6 मार्च 1930 की बात है। दांडी पर पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा और उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना जो था वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, क्योंकि इस प्रकार का एकाधिकार था, इस पर आपका सरकार का एकाधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। तो इस आंदोलन के जो प्रथम चरण था, इस आंदोलन का जो प्रथम चरण था उसमें नमक बनाने की घटनाएं जो है पूरे देश में घटित हुई और नमक बनाना लोगों द्वारा सरकारी अवज्ञा का एक प्रतीक सा बन गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने दांडी मार्च जैसे ही एक मार्च का आयोजन किया और प्रसिद्ध कवित्री जो है सरोजनी नायडू जी, इन्होंने कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता रही हैं और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं। इन्होंने सरकार के धरसना जो कि गुजरात में है स्थित नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किया। सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक किए गए लाठीचार्ज में करीब 300 से अधिक लोग घायल हुए और 2 लोगों की मौत भी हो गई। धरना हड़ताल व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और बाद में कर देने से भी मना कर दिया गया। महिलाओं की भी बड़ी संख्या सहित लाखों लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो सामन आयोग द्वारा जो प्रस्तावित सुधार था उस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस जो उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी उसने इसका बहिष्कार किया, लेकिन भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधियों, मुस्लिम लीग, हिंदी महासभा व कुछ अन्य नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि कांग्रेस की भागीदारी के बिना कोई भी संवैधानिक बदलाव जो है भारतीय लोगों द्वारा स्वीकृत नहीं होगा। अब बारी आती है लॉर्ड इरविन की। तो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा वर्ष 1931 के प्रारंभ में कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार करने हेतु प्रयास आरंभ हुआ। तो फाइनली गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई जिनके खिलाफ हिंसा का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, और कांग्रेस भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। अनेक राष्ट्रवादी नेता इस समझौते से खुश नहीं थे, लेकिन मार्च 1931 आया। मार्च 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल साहब की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस समझौते को कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। सितंबर 1931 में हुए इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को चुना गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों व आर्थिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इसने देश में व्याप्त सामाजिक व जो आर्थिक समस्याएं थी उनसे संबंधित राष्ट्रवादी आंदोलन की नीति का निर्माण किया और इसमें उन मूल अधिकारों का वर्णन था जिन्हें जाति व धर्म के भेदभाव बिना सभी लोगों को प्रदान किया गया। साथ ही कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योगों के प्रोत्साहन और कामगारों व कृषकों के कल्याण हेतु योजनाओं का भी समर्थन किया गया। तो इस प्रस्ताव ने राष्ट्रीय आंदोलन पर समाजवादी विचारों के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित किया और गांधी जी जो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, उनके अलावा कुछ अन्य भारतीय भी थे जिन्होंने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट लिया था। इनमें भारतीय रजवाड़े, हिंदू, मुस्लिम और सिख सांप्रदायिक नेता शामिल थे।
ये नेता जो थे ब्रिटिश के हाथों की कठपुतली मात्र बोला जा सकता है। रजवाड़े मुख्यतः शासन के रूप में अपने हितों को सुरक्षित करने में रुचि रखते थे। तो सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए सांप्रदायिक नेताओं का चयन जो है ब्रिटिश शासकों ने दिया था। उन्होंने दावा किया था कि वे अपने समुदाय के प्रतिनिधि हैं, ना कि देश के। हालांकि उनके अपने समुदाय में इनका कोई भी प्रभाव जो है, उनका प्रभाव जो है बहुत सीमित था। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया। ना तो रजवाड़े और ना ही सांप्रदायिक नेता भारत की स्वतंत्रता में उस तरह रुचि रखते थे, और यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हो सका और उसे असफल घोषित कर दिया गया। गांधी जी ने भारत वापस लौटकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ कर दिया। तो सरकार का दमन सम्मेलन चलने के दौरान भी आपका जारी रहा, और अब तो यह और भी तेज हो गया था। गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और सरकार द्वारा दमन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग एक साल में 1,20,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो आंदोलन को करीब 1934 में वापस ले लिया गया, और कांग्रेस ने 1934 में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिससे वह मांग की गई कि लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संवैधानिक सभा आहूत की जाए। इससे घोषित किया गया कि केवल ऐसी कोई सभा भारत के संविधान का निर्माण कर सकती है। इसमें यह भी कहा गया था कि सिर्फ लोगों को ही यह तय करने का अधिकार है कि वे किस प्रकार की सरकार के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस जो थी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन वह देश के दूसरे सबसे बड़े जन आंदोलन में लोगों के एक वर्ग को शामिल करने में सफल रही थी। इसने भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए क्रांतिकारी लक्ष्यों को भी स्वीकार किया। तो अगर हम लोग इसके प्रभाव के बारे में बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या था, तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसने ब्रिटिश सरकार के प्रति जन आस्था को हिला दिया पूरी तरह से, और स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक जड़ों को स्थापित किया। साथ ही प्रभात फेरी और पर्चे बांटने जैसे प्रचार के नए तरीकों को ख्याति दिलाई। इसने ब्रिटिशों की दमनकारी नीति को समाप्त किया, जिसका अनुसरण महाराष्ट्र, कर्नाटक और संयुक्त प्रांत में वन कानून की अवज्ञा करने तथा पूर्वी भारत में ग्रामीण चौकीदारी कर अदा न करने के रूप में किया गया। तो ये पड़ा था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। अब हम लोग बात करेंगे किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो जैसे पूछा जाता है कि किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्य कमेटी की जो दूसरी बैठक हुई, इसमें महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। ठीक है, इसके बाद इस तरह से पूछा जाता है कि दांडी यात्रा के साथ और भी क्या स्टार्ट हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। दांडी यात्रा कब की गई, तो 1930 में की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ कब किया था, तो 12 मार्च 1930 को किया था, जैसा मैंने अभी लेक्चर में अभी आपको बताया ही। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से, तो साबरमती से, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट की थी। तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है, नमक कानून को तोड़ने से। तो कुल मिलाकर यही चीज़ें जो हैं वो घुमा फिरा के पूछी जाती हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो ये था आपका जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो पूछी भी जाती हैं। तो होपफुली वो आपको समझ में भी आ गई होंगी कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं और आप लोगों को किस तरह से चीज़ें पढ़नी है। चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो फेसबुक पे नेक्सस जीएस को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। थैंक यू सो मच।